एक 300 से अधिक आईक्यू वाली प्रतिभाशाली लड़की अप्रत्याशित रूप से अपने चाचा की गुप्त शस्त्रागार की उत्तराधिकारी बन जाती है और अब उसके सभी दुश्मन उसे मारना चाहते हैं। पहला एपिसोड ग्रामीण क्षेत्र में होता है। स्क्रीन पर टूटे हुए दीवारों और टूटे खिड़कियों वाला एक घर दिखता है। एक लाउडस्पीकर पर एक आवाज निकटवर्ती बेस पर आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण सत्र की घोषणा करती है। साथ में अलार्म की आवाजें होती हैं। आवाज सैनिकों को याद दिलाती है कि उन्हें अपने देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए और किसी भी असुविधा के लिए क्षमा मांगती है। निवासियों से अनुरोध करती है कि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। एक समूह सशस्त्र लोग घर के आसपास के मैदान में चलते हुए अलग अलग धुनें गाते और आपस में मजाक करते हैं। दूरी में एक पुल पर एक वैन खड़ी है। अंदर एक स्नाइपर अपनी राइफल की दृष्टि को छोटे घर पर निशाना लगाते हुए समायोजित करता है। वह रेडियो ट्रांसमिशन से विचलित हो जाता है। एक पुरुष आवाज की घोषणा होती है कि खरगोश के शिकार की शुरुआत हो गई है। लक्ष्य 950 मीटर दूर है। स्नाइपर निराश होकर डिवाइस को देखता है और फिर अपने हथियार की ओर लौटता है। वह निशाना साधता है और गोली चलाता है। गोली तेजी से घर की ओर बढ़ती है, खिड़की को तोड़ते हुए अंदर जाती है और एक युवा महिला को बाल बाल छूक जाती है। दीवार पर लगी परिवार की तस्वीर टूट जाती है और लड़की सिर पकड़कर दीवार के पीछे छुप जाती है। स्नाइपर मुस्कुराता है जब वह देखता है कि वह घबराई हुई है। वह पास में एक पिस्तौल देखती है और उसके सामने दीवार के सहारे बैठी एक घायल लड़की। थोड़ी दूर एक युवा व्यक्ति बेहोश पड़ा है। हथियार तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प वह उसकी ओर रेंगती है, लेकिन दूसरी गोली पिस्तौल को उसके हाथ से गिरा देती है, जिससे उसे फिर से छुपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डर के मारे कांपती हुई वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अचानक यादों में खो जाती है। वह एक आदमी के साथ सोफे पर बैठी है, एक एक्शन मूवी देख रही है। वह हीरो के सारी गोलियों को चकमा देने पर हंसती है, लेकिन आदमी समझाता है कि वह सिर्फ अंधे जगहों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा है। उसकी बातों को याद करते हुए लड़की अपनी आंखें खोलती है और कमरे का निरीक्षण करने लगती है। वह एक पोछा पकड़ती है और उसके चारों ओर एक टूटा हुआ शीशा लपेटती है। सावधानी से उसे बढ़ाती है, तुरंत उस पर गोली चला दी जाती है। वह कई बार यह तरीका दोहराती है, हर बार शीशे को ऊंचा उठाते हुए। इससे वह पता लगा लेती है कि स्नाइपर कहां से गोली चला रहा है। वैन में बैठा आदमी आखिरकार उसकी योजना समझ जाता है और अपने ड्राइवर से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कहता है। इस बीच लड़की स्नाइपर के ब्लाइंड स्पॉट्स की पहचान करती है और फ्रिज पर चढ़ जाती है। साहस जुटाते हुए वह सोफे की ओर छलांग लगाती है। ठीक उसी समय जब स्नाइपर फिर से फायर करता है, लेकिन इस बार गोली चूक जाती है। वह सुरक्षित रूप से सोफे पर उतरती है, हालांकि उसकी पीठ जोर से टकराती है। बर्फ स्नाइपर तंग आकर अपने हथियार को फिर से लोड करता है जब वह पिस्तौल को लेने की कोशिश करती है, जो अब सोफे के नीचे धकेल दी गई है। जियान उसे पलटता है और इसके बजाय एक स्नाइपर राइफल पाता है। जब स्नाइपर फिर से अपनी स्कोप से देखता है तो वह देखता है कि लड़की ठीक उसी पर निशाना साध रही है। एक पल बाद वह एक पुलिस स्टेशन में गोली चलाती है, जहां गियान बैठता है, जबकि कुछ अधिकारी एक युवा व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह उस पर उसे पीटने का आरोप लगाता है। एक महिला अधिकारी आती है और ज्ञान को सूचित करती है कि जैसे ही वे निगरानी फुटेज की समीक्षा कर लेंगे, उसे रिहा कर दिया जाएगा। जब पुलिस फुटेज की समीक्षा करती है तो वे देखते हैं कि वह आदमी जानबूझकर एक लड़की के पीछे महिला शौचालय में दाखिल हुआ था। लड़की डर के मारे बाहर भाग जाती है और उसके बाद पीड़ित भी। वह उसे पकड़ लेती है और उसकी पिटाई करती है, खुद को दोषी नहीं मानती। जियान फिर से अधिकारी से पूछता है कि उसे घर जाने की अनुमति कब मिलेगी। अधिकारी जवाब देता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे रोककर पुलिस को बुलाना चाहिए था। अब वह आदमी उस पर मुकदमा करना चाहता है। उसे अपने परिवार से किसी की मदद की जरूरत है। अनिच्छा से वह अपना फोन निकालती है, हालांकि उसके बजाय उसका स्वागत स्टेशन के अधिकारी पार्क जिनवू द्वारा किया जाता है, जो उसे सूचित करते हैं कि उसके चाचा जंग जिनमैन का निधन हो गया है। कार के पीछे की सीट पर बैठी जिन अपनी यादों में खोई हुई है। उसे याद आता है कि उसके चाचा ने उसकी खिड़की पर लोहे की सलाखें लगाई थीं। वह नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों किया गया, ये पूछते हुए कि कौन पागल व्यक्ति 5वीं मंजिल तक चढ़ेगा। उसे वह अलमारी भी पसंद नहीं है जो उसके चाचा ने उसके लिए खरीदी थी। बदसूरत, बेस्वाद और 20 साल की लड़की के कमरे के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके चाचा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह लोहे का बना है और बुलेट प्रूफ है। अगर कभी गोलीबारी हो तो वह इसके अंदर छिप सकती है। उसकी बातों पर हंसते हुए ज्ञान विषय बदलती है और उल्लेख करती है कि वह दुकानदार जिसने उससे ठगी की थी
किसी गंभीर दुर्घटना में और कई चोटें लगी। उसके बाद उसने उसे और दूसरों को छुड़ाने के लिए सहमति व्यक्त की। अपनी भतीजी की बात सुनकर जिन मैन कहते हैं कि वही स्टोर मालिक के हाथ पैर तोड़ने वाला था, लेकिन जिन मान लेती हैं कि वह मजाक कर रहे हैं। अपने चाचा को उसकी छात्र पहचान पत्र की फोटो लेते देख वह गुस्से में उसे उनसे छीन लेती है। वह उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए उससे कहता है कि उसके बैज नंबर को याद रखे। वह उसे संख्या कई बार जोर से दोहराता है ताकि वह उन्हें याद कर ले। वर्तमान में जिनको एहसास होता है कि ये उसके चाचा के वो आखिरी शब्द थे जो उसने उससे कहे थे। उसके विचार टैक्सी ड्राइवर द्वारा बाधित हो जाते हैं। वह बताता है कि वह उसके चाचा को जानता था क्योंकि वे एक साथ स्कूल गए थे और पूछता है कि जिन मैन कैसे हैं। नीचे देखते हुए जिन चुपचाप जवाब देती है कि उसके अंकल का निधन हो गया है। उसे गंतव्य तक पहुंचाने के बाद टैक्सी ड्राइवर एक अच्छे श्मशान का सुझाव देता है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमाता है। अस्पताल की मोर्चरी में जिनसे उनके चाचा का शव पहचानने के लिए कहा जाता है, वह उनकी गर्दन पर एक घाव देखती हैं। यह अजीब लगता है क्योंकि आत्महत्याओं में आमतौर पर लोग अपनी कलाई काटते हैं। एक पुलिस अधिकारी बताते हैं कि शुरू में उन्हें भी हत्या का संदेह था, लेकिन पिछले सप्ताह के निगरानी फुटेज में उसके घर के पास कोई नहीं दिखा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संकेत दिया कि घाव के कोण को देखते हुए वह खुद इसे लगा सकता था। मामला आत्महत्या के रूप में बंद कर दिया गया। अधिकारी उसे ईमेल से विवरण भेजने की पेशकश करता है, लेकिन जियान मना कर देती है, यह सोचकर कि यह उसके चाचा की शैली के अनुकूल है। जब उसका शरीर वापस ठंडे कमरे में स्लाइड किया जाता है, वह उसके गले पर एक टैटू देखती है जिस पर लिखा है मेयर द हेल्प, और वह आश्चर्यचकित है कि उसने इसे पहले क्यों नहीं देखा। मौत खाने के बाद जियान एक अंतिम संस्कार गृह में समारोह की व्यवस्था करने जाती है। विचारों में खोई हुई वह तब वास्तविकता में वापस आती है जब निदेशक मृतक की तस्वीर पोर्ट्रेट के लिए मांगते हैं। अपने चाचा के घर पहुंचकर जियान पोर्च पर रुक जाती है। अंदर कदम नहीं रख पा रही, वह सीढ़ियों पर बैठ जाती है। विचारों में खोई हुई है। तभी एक आवाज उसे चौंका देती है। यह एक युवा व्यक्ति है जो खुद को बेई योंगमिन के रूप में परिचय देता है, जो बचपन का पुराना दोस्त है। साथ में वे घर में प्रवेश करते हैं और एक पारिवारिक फोटो पाते हैं जिससे योंगमिन जियान मैन का एक पोर्ट्रेट बनाते हैं। वह बताता है कि उसने हाल ही में उसके अंकल के लिए काम किया था। कृषि होसेस बेचने वाली वेबसाइट को अपडेट कर रहा था। जब जियान मैन की मृत्यु हुई तब वह काम कर रहा था, जिससे वह उसके संपर्क में आने वाला अंतिम व्यक्ति था। पुलिस ने सबसे पहले उसे ही फोन किया था। योंगमिन बताते हैं कि जियान मैन बाथटब में पाया गया था और पूछते हैं कि क्या जियान ने इसे साफ कर लिया है। जब वह मना करती है तो उसने ये संभालने का प्रस्ताव किया ताकि वह अंतिम संस्कार पर ध्यान केंद्रित कर सके। आभारी होकर वह मान जाती है। अंतिम संस्कार में जियान मैन के पुराने दोस्त, जिसमें टैक्सी चालक भी शामिल है, दिखाते हैं। ऊपर जियान उन्हें आदर पूर्वक नमस्कार करती है और सुनती है जब वे चर्चा करते हैं कि फूल किसने भेजे। एक गुलदस्ता विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है जिसे ली योंग हान नाम के किसी व्यक्ति ने भेजा है, जिसे उनमें से कोई नहीं पहचानता। टैक्सी चालक इस पर खुलकर टिप्पणी करता है इससे पहले कि वे आगे अनुमान लगा सकें। अंतिम संस्कार निर्देशक घोषणा करते हैं कि और मेहमान आ गए हैं, जिससे जियान उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है। बाहर एक रहस्यमय व्यक्ति सिगरेट पीता है। जियान मैन को विदाई देते हुए बुदबुदाया, वादा करते हुए कि वे नरक में फिर मिलेंगे। अंदर मेहमान टेबल पर बैठे हैं। जियान देखता है कि जुड़वा भाई बहन सबसे अलग बैठे हैं, दूसरों के साथ घुल मिल नहीं रहे। इस बीच योनमिन बाथरूम साफ करता है। अलमारी को पोंछते हुए वह खून से सनी उंगली का निशान देखता है। इसे सावधानी पूर्वक खोलते हुए वह एक छिपा हुआ मोबाइल फोन पाता है। एक नशे में धुत टैक्सी चालक अपने दोस्त की तस्वीर के सामने चिल्लाने और रोने लगता है। बाकी लोग उसके व्यवहार को देखकर अनुमान लगाने लगते हैं। शायद मृतक ने उससे पैसे उधार लिए थे या शायद वे प्रेमी थे। जल्द ही बातचीत इस पर बदल जाती है कि जिन मैन ने अपनी जान क्यों ली होगी। शायद उसका धंधा खराब चल रहा था। वे उसके बारे में कुछ अफवाहें भी उछालते हैं। क्या वह गैंगस्टर था या उत्तर विरोधी जासूस? उनकी बातें कैब ड्राइवर द्वारा बाधित होती हैं, जो सभी को याद दिलाता है कि उनके पिता ने एक बार स्थानीय जुआघर में अपनी सारी दौलत गंवा दी थी। उसके अपने पिता ने घर में कोयला जलाने की कोशिश की, लगभग सभी को दम घोंट दिया। तब जिन मैन एक थैले में भरी नकदी के साथ दिखाई दिया। हक्का बक्का होकर लोग चुप हो गए। उन्हें कभी नहीं पता था कि उनके दोस्त ने बचाया था। यह सुनकर जियन समझती है कि वह अपने चाचा के साथ 10 साल रही, लेकिन उन्हें लगभग नहीं जानती थी। विदाई के बाद जिन मैन का ताबूत शवदाह गृह भेजा जाता है। बाहर जियन एक सिगरेट जलाती है। जियांग मिन आता है और कहता है कि वह उसे कब्रिस्तान में साथ देगा। जब उन्होंने अस्थि कलश एकत्रित कर लिया तो वे एक बस में सवार होते हैं।
जिनमैन के दोस्त आपस में फुसफुसाते हैं, हैरान हैं कि जियान की आंख से एक भी आंसू क्यों नहीं निकला। अपने चाचा के घर पर झोंगमीन बताता है कि उसने पूरा बाथटब साफ कर दिया। वह जियान से कहता है कि वह वास्तव में अच्छा कर रही है, लेकिन जियान मानती है कि वह अपने चाचा से नफरत करती थी, या बल्कि कैसे उनकी मौत हुई। वह तुरंत ऐसा कहने पर पछताती है और झोंगमिन को फिर से उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही वह घर के अंदर चलती है, उसे अपने पुराने कपड़े मिलते हैं और अपने चाचा की यादें उसे घेर लेती हैं। शोक से भरकर वह टूट जाती है। हंसते हुए झोंगमिन, जो बाहर गए थे, उसे इस हाल में पाते हैं। वह जाने लगते हैं, लेकिन जियान उनसे रुकने को कहती है। कुछ देर बाद वह उनके कंधे पर ही सो जाती है। जैसे ही जियान शांत होती है, झोंगमीन उसे एक पुराना सेल फोन दिखाता है जो उसने पाया था। वह हैरान है, ये बहुत पुराना है। इससे पहले कि वे दोनों नए फोन लेते, उसे शक है कि यह चलता भी है। तभी एक संदेश आता है। जब वह इसे खोलती है तो वह पढ़ती है कि किसी ने जिनमैन को 70 मिलियन वॉन का भुगतान किया है और उनकी वस्तु की उम्मीद कर रहा है। एक और संदेश एक बैंक बैलेंस दिखाता है जो उसे स्तब्ध कर देता है। जियांग मिन को फोन देते हुए वह उनसे इसे पढ़ने के लिए कहती है। वह इसकी पुष्टि करता है। एक पल सोचने के बाद जियान संदेशों में जुड़े एक वेबसाइट को देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे गहराई में जाते हैं, उन्हें दोनों महसूस होता है कि नली बेचकर इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। जियांग मिन सुझाव देते हैं कि वेबसाइट धोखा हो सकता है। वह साइट के कोड में खोदता है, कुछ ऑपरेशंस चलाता है और डार्क वेब पर एक छुपा हुआ पेज पाता है जिसे मर्थ हाउस कहा जाता है। जबकि जियान को याद आता है कि वही शब्द उसके चाचा के पैर पर टैटू था। पेज को देखते हुए उन्हें पता चलता है कि यह एक हथियारों के डीलर की साइट है। अचानक एक खरीदार से संदेश आता है। जियान जवाब देती है, कहती है कि दुकान बंद है और उनका पैसा वापस करने का प्रस्ताव देती है। खरीदार तुरंत समझ जाता है जिनमैन मर चुका है और जियान से कहता है कि वह भी आज मरेगी। घबराहट सोचते हुए जियांग मिन साइट को बंद कर देते हैं और पुलिस को बुलाने का सुझाव देते हैं। उसी समय डोरबेल बजती है। जियान इंटरकॉम की ओर चलती है और रिसीवर उठाती है। एक महिला की आवाज आती है। वह खुद को श्याओ मिन्ही के रूप में परिचित कराती है, जो एक चीनी भाषा की ट्यूटर है, यह दावा करते हुए कि आज उनकी एक कक्षा निर्धारित है। महिला थोड़ा खुले गेट के पास खड़ी है। उसके बैग में एक पिस्तौल छुपी हुई है। इस अनपेक्षित आगंतुक पर विश्वास न करते हुए जियान उसे अंदर आने से मना कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। इसलिए अचानक उसके फोन पर एक संदेश आता है। यह एक अनजान प्रेषक से है जो उसे चेतावनी देता है कि किसी और को उसे मारने न दे। वे खुद इसे करना चाहते हैं। अगले ही पल जियान को धमाका सुनाई देता है और मिन्हेई को सामने के दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखता है। इस बीच कैमरा और हथियारों से लैस ड्रोन का बेड़ा घर की ओर बढ़ रहा है। उस समय की याद जब जियान 7 साल की थी। पूरे परिवार के साथ जियान मैन डिनर कर रहा है, जो लगभग 8 वर्षों की चुप्पी के बाद अभी लौटा है। उसका भाई बहुत गुस्से में है और यह जानने की मांग कर रहा है कि वह बिना कुछ कहे क्यों गायब हो गया। उसने मान लिया था कि जियान मैन नाविक बन गया था और समुद्र में मर गया था। उसकी पत्नी बीच में आती है और उसे शांत होने के लिए कहती है। जियान मैन अपनी छोटी भतीजी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे उसका नाम पता है। जब वह कहती है नहीं, तो वह उसे कई बार दोहराता है, उसे याद रखने के लिए कहता है। इसके जवाब में छोटी लड़की अपनी जीभ निकालकर अपने चाचा की तरफ हंसती है। एपिसोड 2 मिनट। नफरत अपनी गाड़ी से जियान मैन का घर पहुंचती है। वह ट्रंक खोलती है, एक रिमोट कंट्रोल निकालती है और घर की तरफ ड्रोन का झुंड भेजती है। फिर वह एक राइफल पकड़ती है और निशाना साधती है। जियान मैन अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। उसे उनकी मृत्यु के बारे में कुछ गड़बड़ लगता है और वह अपने भाई से सुझाव देता है कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। उसका भाई असहमत होता है, जोर देते हुए कहता है कि कुछ भी असामान्य नहीं है। वह लंबे समय से बीमार थी और डॉक्टर ने उन्हें बुरे के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। वह केवल संक्षेप में बेहतर हुई जब उसका बेटा वापस आया। उनके बहस को जियान की मां द्वारा बाधित किया जाता है, जो उन्हें शांत होने का आग्रह करती है। बस फिर जियान पास की किसी चीज को तोड़ देती है। उसकी माँ उसे डांटती है और जिनमैन से उसे घर ले जाने को कहती है। जैसे ही जिनमैन और जियान निकलते हैं, एक आदमी अंतिम संस्कार में आता है। वह अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है और खुद को जिनमैन का पुराना दोस्त बताता है। जियान के माता पिता चिंतित निगाहों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि वह आदमी ठंडी मुस्कान देता है। बाद में उसी रात जियान अपने बिस्तर पर जागती हुई लेटी होती है, सो नहीं पा रही होती है। वह अगले कमरे में चली जाती है और देखती है कि उसके चाचा टीवी देख रहे हैं। वह उनसे अपनी दादी के बारे में पूछती है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि वे उन्हें अब कभी नहीं देख पाएंगे।
और जवाब दिया कि एक दिन हर कोई मरता है और मौत से डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी उस समय भौंकते लकड़बग्घों से घिरे एक मौन शेर के बारे में एक कार्यक्रम आता है। इसका उदाहरण देते हुए जिन मैन बताते हैं केवल कमजोर ही शोर मचाते हैं, ताकतवर मौन रहते हैं। उनकी बातचीत एक फोन कॉल से बाधित होती है। जिन मैन कुछ समय सुनते हैं और फिर जिनसे कहते हैं कि उन्हें उसके माता पिता की मदद के लिए जाना होगा। वह बताता है कि उसका एक दोस्त जल्द ही आएगा, लेकिन उसे अंदर आने से पहले उसे एक पहेली हल करनी होगी। जिन एक पहेली चुनती है और अपने अंकल के साथ जवाब साझा करती है। जिन मैन वादा करता है कि वह जल्द लौट आएगा और चला जाता है। कुछ समय बाद एक अजीब आदमी अपार्टमेंट के दरवाजे पर आता है। जिन उसे ताले के साथ छेड़खानी करते हुए सुनती है और पूछती है कि वह कौन है, लेकिन वह चुपचाप घबराया हुआ रहता है। वह पहेली दोहराती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। वह डर के मारे पीछे हट जाती है, जैसे वह आदमी ताले को खोलता है और गलियारे में कदम रखता है, इससे पहले कि वह कुछ कर सके। कोई उसे खींचकर सीढ़ियों पर वापस लाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। डरी हुई जियान लड़ाई की आवाजें सुनती है। कुछ मिनट बाद एक जवान आदमी अंदर आता है और खुद को उसके चाचा के दोस्त के रूप में परिचित कराता है। वह अपने फोन पर उसकी पहेली का सही उत्तर टाइप करता है और उसे दिखाता है। उससे अपने कमरे में छिपने को कहता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है, एक और हत्यारा अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। अपनी छुपने की जगह से जियान को फिर से एक संघर्ष की आवाज सुनाई देती है। झांकते हुए वह डर के मारे देखती है कि एक आदमी उसके चाचा के दोस्त का हाथ काट देता है। झांकते हुए वह डर के मारे अपने छिपने की जगह में और गहराई में चली जाती है। जैसे ही अपराधी ज्ञान के रक्षक को बाहर निकालते हैं, वे उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे खोजने लगते हैं। उनमें से एक खुली खिड़की को देखता है और समझ जाता है कि वह उससे भागी है। बाहर देखते हुए वह उसे देखता है। वह इमारत के किनारे एक पाइप को पकड़े हुए है। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वह उसे अंदर लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह छोड़ देती है और गिर जाती है। जल्दी से नीचे जमीन पर एक सोफा उसके गिरने को तोड़ देता है। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचती है, वह दौड़ पड़ती है। एक अपराधी उसका पीछा करता है। एक छोटे चौराहे पर पहुंचकर जियान सीधा ट्रैफिक में दौड़ती है और एक गाड़ी से टकरा जाती है। एक भीड़ जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां वह संक्षेप में चेतना में आकर वह दो पुलिस अधिकारियों की बात सुनती है। वे कहते हैं कि वह एक ऐसे जोड़े की बेटी है जिनकी हत्या अंतिम संस्कार घर में की गई थी, जब उसके माता पिता घर नहीं आए थे। शायद उन्हें ढूंढने चली गई जाता है कि उसका एक चाचा है गायब और उनकी सामाजिक सुरक्षा लाभ रद्द कर दिए गए। अगली बार जब जियान अपनी आंखें खोलती है तो रात का समय है। वह देखती है कि एक लकड़बग्घा उसके पास खून से सना हाथ अपनी जबड़े में लिए रेंग रहा है। जैसे ही वह पास आता है, वह जाग जाती है। उसी समय हत्यारा उसके अस्पताल के कमरे की ओर चुपचाप बढ़ता है। वह एक हथियार निकालता है और अंदर फिसल जाता है। जब वह उसके बिस्तर तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह फिर से गायब हो गई है। इस बीच जियान जितनी तेज दौड़ सकती है दौड़ रही है, लेकिन वह उसके ठीक पीछे है। वह एक बंद जगह पर पहुंचती है और जो पहला दरवाजा मिलता है उसे खींचती है। यह है लॉक है। वह अगले दरवाजे की ओर बढ़ती है और देखती है कि वह मुर्दा घर की ओर जाता है। वह अंदर फिसल जाती है। वह ठंडे स्टोरेज यूनिट्स की ओर बढ़ती है और दरवाजे की ओर पीछे देखती है। कोई और विकल्प न होने पर वह एक खांचे को खोलती है और उसमें छट जाती है। कुछ क्षणों बाद हत्यारा अंदर प्रवेश करता है और कमरे को देखता है। जेन कंपार्टमेंट में स्थिर पड़ी है। उसकी आंखें उसके बगल की देह पर टिकी हुई हैं। वह उसकी माँ है, एक चादर से ढकी हुई आदमी। जियान एक एक करके स्टोरेज यूनिट्स की जांच शुरू करती है। वह उसके यूनिट तक पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कर सके, बंदूक की गोलियां मुर्दा घर में गूंज उठती हैं। जब आवाज बंद हो जाती है, दरवाजा खुलता है। ये जिन मैन है, जोन का चाचा। वह उसे बाहर निकालता है और जब वे एक साथ शवगृह से बाहर जाते हैं तो उसकी आंखें ढक देता है। वह उसे घर ले जाता है। 1 महीने बाद जिन मैन और जॉन कार से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान वह उसे एक भरा हुआ खिलौना देता है। जॉन अपनी चीजें उठाती है और गेट से गुजरती है, लेकिन गिर जाती है। जिन मैन उसे एक पल के लिए देखते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ और कभी नहीं बनूंगा। मैं वो चीजें नहीं कर सकता जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए की। यह सुनकर जिन उठ जाती है और चलती रहती है। रात में जब उसकी भतीजी बिस्तर पर करवटें बदल रही होती है, जिन मैन को डॉक्टर के शब्द याद आते हैं। उसने बताया कि जियान अफासिया और डिसोसिएटिव एमनेसिया से पीड़ित हैं। दोषी महसूस करते हुए वह उसके कमरे से बाहर निकलता है और बार बार अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है। स्कूल में जियान का शिक्षक जिन मैन को सूचित करता है कि भले ही वह प्रदर्शन करती है,
उसकी बोलने से मना करने की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसे अन्य बच्चों द्वारा परेशान किया जाता है जो उसके माता पिता की मौत के बारे में क्रूर अफवाहें फैलाते हैं। एक दिन इन्हीं अफवाहों को सुनने के बाद जियान ने एक लड़के पर कुर्सी फेंकी। शिक्षक चिंता व्यक्त करते हैं, यह कहते हुए कि जियान को घुलने मिलने में कठिनाई होती है और वह एक बाहरी व्यक्ति बन गई है। एक बरसात के दिन जियान बिना छतरी के अकेली घर जाती है, जबकि उसकी सभी सहपाठियों को उनके माता पिता लेने आते हैं। आखिरकार जिनमैन उसके बगल में गाड़ी रोकता है, लेकिन जब वह उसे अनदेखा करती है तो वह चला जाता है, उसे बाकी रास्ता पैदल चलने के लिए छोड़कर। उस बारिश वाले पैदल चलने के बाद जियान बीमार हो जाती है। समय के साथ वह अपने चाचा के साथ जीवन में समायोजित हो जाती है और फ्रिज पर छोड़े गए नोट्स के माध्यम से उनसे संवाद करने लगती है। स्कूल में एक और बैठक के दौरान जिन व्यक्ति शिक्षक से कहता है कि जियान को स्थिति संभालने के लिए अपना तरीका खोजने की आवश्यकता है। तीसरे दिन 3 सहपाठियों ने ज्ञान को स्कूल की तहखाने में बंद कर दिया। शुरू में वह प्रतिक्रिया नहीं देती और बस चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही रात गिरती है वह फिर से लकड़बग्घे को देखती है। इस बार उसके जबड़े में मानव हाथ है। डर से ज्ञान दरवाजे की ओर भागकर जोर से पीटने लगती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाती है। अंततः जियान पहुंचता है, उसे मुक्त करता है और वह उसकी बाहों में गिर जाती है। आखिरकार वह रोने लगती है और चिल्लाती है उन सभी चीजों को जो उसने अंदर दबा रखी थी। वह जानना चाहती है कि उसे वापस आने में इतनी देर क्यों लगी, उस दिन वह देर से क्यों आया। पछतावे से भरा व्यक्ति माफी मांगता है। घर वापस जाकर जिन आदमी बारबेक्यू की तैयारी करता है और जियान को उसे ज्वाइन करने के लिए निमंत्रण देता है। उसका खाना चखते हुए वह उसे यह कहकर चौंका देती है कि यह लाजवाब है। वर्तमान में जियान मिनहेई के लिए दरवाजा खोलने से मना कर देता है और उससे जाने के लिए कहता है। वह महिला को बताती है कि उसके चाचा घर पर नहीं है और आज रात वापस नहीं आएंगे। मिनहेई दावा करती है कि वह जिनमैन को जानती है, ये कहते हुए कि वह अक्सर अपनी स्मार्ट और खूबसूरत भतीजी के बारे में बात करते हैं जो सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जियान तुरंत समझ जाती है कि वह झूठ बोल रही है। मिनहेई अपनी कार की तरफ वापस जाती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है। जियान को फिर से उसी गुमनाम भेजने वाले से एक और संदेश मिलता है। एक बार फिर ठंडा कर देने वाला संदेश पढ़ा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वह अपने विचारों से बाहर आ गई जब झोंगमिन ने उसे कुछ दिखाया। उसने साइट ऑपरेटर के खाते को हैक कर लिया है और कई चौंकाने वाली जानकारियां पाई हैं। साइट के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है और प्रत्येक सदस्य को मिलता है। मिशन विफल होने की स्थिति में अपनी जान लेने के लिए पीला कोट उन क्लीनर्स के लिए है जो सफाई सामग्री और सेवाएं प्रदान करते हैं और न्याय से बचने में मदद करते हैं। और फिर वहां हरा कोट था जो किसी भी श्रेणी में फिट नहीं होता। जैसे ही वह पढ़ता रहता है, जोंगमिन देखता है जिन उपयोगकर्ताओं के पास हरे कोड हैं, उन पर हमले की अनुमति नहीं है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो अन्य लोगों को उनकी रक्षा करनी चाहिए। वह आगे और स्क्रॉल करता है और पता लगाता है कि केवल 2 व्यक्तियों को हरा कोड दिया गया है, पैन और जियान। लड़की को यह सच्चाई स्वीकारने में कठिनाई होती है कि उसके चाचा एक हथियार की दुकान चलाते थे, लेकिन इससे पहले कि वह इसे समझ सके, एक विस्फोट से जगह हिल जाती है। वे बड़े कमरे में दौड़ते हैं केवल यह देखने के लिए कि घर के चारों ओर की बाड़ नष्ट हो गई है। कुछ क्षण बाद मशीन गनों से लैस ड्रोन खिड़कियों के बाहर दिखाई देते हैं। वे कांच पर गोलीबारी शुरू करते हैं और दोस्त घबराकर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि कांच बुलेट प्रूफ है। लड़की संघर्ष करते हुए जोंगमिन को पीछे के दरवाजे तक खींचती है। जब वे इसे खोलते हैं तो उनका सामना एक और ड्रोन से होता है। आतंक में वे दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में ड्रोन फिर से गोली चलाता है। दरवाजे पर बुलेट के निशान देखते हुए वे वास्तव में महसूस करते हैं कि घर अच्छी तरह सुरक्षित है। हॉल में लौटते हुए दोस्त खिड़की के बाहर बचे हुए ड्रोन को देखते हैं। अचानक ड्रोन काले चिपचिपे उपकरण कांच पर थूकते हैं और कुछ ही सेकंड में वे फट जाते हैं। विस्फोट जियान और जोंगमिन को पीछे की ओर फेंकता है और कांच फर्श पर बिखर जाता है। जियान किसी तरह अपने कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन जोंगमिन सीधे गोलाबारी के निशाने पर आ जाता है। मुश्किल से अगले कमरे तक रेंग पाता है। वह एक धातु की अलमारी देखता है और उसमें छिप जाता है। उसके पीछे आने वाला ड्रोन कमरे की जांच करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह अलमारी में छिपा होगा। यह मशीन गन से फायर करना शुरू कर देता है।
और एक चिपचिपा विस्फोटक शूट करता है। जैसे ही यह फटता है, दरवाजा उड़ जाता है और जोंग मिन सामने आ जाते हैं। तभी जी उन कमरे में घुसती है और गुलेल का उपयोग करके ड्रोन को गिरा देती है। जैसे ही यह फर्श पर गिरता है, वह इसे एक कुर्सी से खत्म कर देती है। कैंप फायर के आसपास जुटे पुरुषों का एक समूह अपने काम और निजी जीवन पर चर्चा कर रहा होता है। तभी किम नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचता है। वे उसे सम्मान के साथ अभिवादन करते हैं। वह एक चाकू निकालता है, अपनी बांह पर एक छोटा सा कट लगाता है और एक चिप निकालता है। उनमें से एक व्यक्ति पूछता है कि क्या बाकी सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए। किम जवाब देता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह अपनी कोट से छुटकारा पाना चाहता है। जोर से चिल्लाते हुए एक और आदमी प्रवेश करता है। वह एक हत्यारा है जो छोटी जियान का पीछा कर रहा था। जल्द ही जो सभी से अपने हथियार दिखाने के लिए कहता है। उनकी जांच करने के बाद वह समूह से घोषणा करता है कि जो कोई भी जियान मैन की भतीजी को ढूंढेगा या मारेगा, उसे इनाम मिलेगा। भीड़ खुश होकर एक वैन में जमा हो जाती है। क्या आपको लगता है कि यह जियान के लिए आसान होता अगर उसे उसके दुश्मनों और उसके व्यापार के बारे में पहले पता चल जाता? क्या वह यह स्वीकार कर पाती कि वह क्या करता है? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें, एक अंगूठा ऊपर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।